हाइपोकैल्सीमिया देखेंगे। ठीक है ना। देखें कैल्शियम की जो सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन है, अगर बिलो 8.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जाए, या फिर आयोनाइज्ड जो कैल्शियम है वो बिलो 4.2 मिली इक्विवेलेंट जाए, तो हम इसको क्या कहते हैं, हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। ठीक है। अगर हम नॉर्मल जो उसकी बात करें, नॉर्मल सीरम कैल्शियम टोटल की बात करें, तो नॉर्मल लेवल रेफरेंस रेंज इसकी 8.4 टू 10.2 mg पर DL है रेफरेंस रेंज। लेकिन अगर SI रेफरेंस इंटरवल्स में देखें तो 2.1 टू 2.8 मिली मोल्स पर लीटर ये नॉर्मल है। ठीक है ना। ये नॉर्मल कैल्शियम सीरम कैल्शियम है। ठीक है ना। तो याद रखें कि सीरम कैल्शियम 8.5 से नीचे आ जाए और आयोनाइज्ड कैल्शियम 4.2 मिली इक्विवेलेंट, देखो यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट्स पर DL है, यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर है। ठीक है। तो ये दोनों MCQs आ सकते हैं। आयोनाइज्ड कैल्शियम कितनी होनी चाहिए हाइपोकैल्सीमिया के लिए, और सीरम कैल्शियम कितनी होनी चाहिए हाइपोकैल्सीमिया के लिए, तो इससे आपने खबरदार रहना है। ठीक है। देखें आप कॉजेज़ देखते हैं कैल्शियम की हाइपोकैल्सीमिया के। ठीक है ना। देखो हाइपोकैल्सीमिया के बारे में एक पॉइंट याद रखें कि हाइपोकैल्सीमिया रेयरली डेवलप्स बिकॉज ऑफ डाइटरी इंटेक, डिक्रीज डाइटरी इंटेक की वजह से रेयरली शाज़ और नाज़दिर ऐसा होता है कि कोई हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो सके, क्योंकि बोन रिजॉर्प्शन जो होती है ना वो मेंटेन कर रही होती है कैल्शियम को। तो आप खाना कम खाने की वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो गया, ये हो गया, टीवी एड्स में आता है, वो बिल्कुल बेकार बातें हैं। ठीक है। तो याद रखें डिक्रीज इनटेक की वजह से शाज़ और नादिर रेयर हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। ठीक है। और कॉजेज़ में इसकी देखें, सबसे पहले देखते हैं कि पेंक्रियाटाइटिस जो है एक सर्जिकल फ्लोर में ट्रीट होने वाली कंडीशन है। ठीक है। तो कि पेंक्रियाटाइटिस में क्या होता है, पेंक्रियाटाइटिस में ऐसा होता है कि इससे कैल्शियम सिक्वेस्टर होता है इसमें। कैसे, इसमें कैल्शियम की किलेशन होती है किसके साथ, फ्री फैटी एसिड्स के साथ, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी आ सकती है। उसके बाद मैसिव सॉफ्ट टिश्यू जो इन्फ्लेमेशन, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस में भी हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। रीनल फेलियर में आपको हाइपोकैल्सीमिया नज़र आ सकता है। पेंक्रियाटिक एंड स्मॉल बाउल फिस्टुलास, जो फिस्टुलास है ना, फिस्टुलास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्जिकल फ्लोर में ट्रीट होते हैं। स्मॉल बाउल फिस्टुला या फिर पेंक्रियाटिक फिस्टुला, दोनों में आप हाइपोकैल्सीमिया नज़र आ सकता है। डिक्रीज्ड हाइपोपैराथायराइडिज्म, पैराथायराइड हार्मोन की कमी की वजह से भी आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा हाइपोकैल्सीमिया। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम TSS में भी आपको हाइपोकैल्सीमिया मिलेगा। एबनॉर्मेलिटीज़ इन मैग्नीशियम लेवल्स एंड ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम, देखो मैग्नीशियम लेवल्स की जो एबनॉर्मेलिटीज़, देखो एबनॉर्मेलिटीज़ को मैं ऐसे लिखता हूँ, अंदर N लिखता हूँ और बाहर सर्कल, ये नॉर्मल हो गया, और इसको मैं ऐसे मारूंगा तो ये एबनॉर्मेलिटी हो गया। तो एबनॉर्मेलिटीज़ इन मैग्नीशियम लेवल से भी आपको हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम में हमने देखो हाइपरकैलीमिया भी हमने ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम की एक कॉज के उसमें पढ़ा था, यानी कि ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम हाइपरकैलीमिया की एक कॉज भी है, और हमने यहाँ पढ़ा देखो कि ये एक हाइपोकैल्सीमिया की भी एक कॉज है। ठीक है। इसके बाद आ जाए कि देखो पैराथायराइड एडिनोमा को जब हम रिमूव करते हैं ना एडिनोमा को, तो रिमेनिंग जो ग्लैंड होता है वो एट्रोफी होता है, जिसकी वजह से पैराथायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। हमने कहा था ना डिक्रीज हाइपोपैराथायराइडिज्म में भी क्या हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया। तो हम एडिनोमा को रिजेक्ट करते हैं, जो रिमेनिंग होता है ना वो एट्रोफी कर जाता है। एट्रोफी की वजह से क्या होता है, ट्रांजिएंट हाइपोकैल्सीमिया इसमें हो जाता है। ठीक है। आपको याद है जब हम पैराथायराइड रिमूव करते हैं तो उसको हम लेके आते हैं, बरी करते हैं स्टेनोक्लेडोमास्टाइड या ब्रैकियलिस मसल के अंदर, ये हमें सर ने एक बार बताया था। ठीक है। उसके बाद ब्रेस्ट कार्सिनोमा में, मलिग्नेंसी में और प्रोस्टेट मलिग्नेंसी में, दोनों में प्रोस्टेट मलिग्नेंसी, ब्रेस्ट मलिग्नेंसी, दोनों में ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है इन दोनों के कंडीशंस में, जिसकी वजह से इंक्रीज बोन फॉर्मेशन होती है और हाइपोकैल्सीमिया इंसू कर जाता है। ठीक है। यानी कि कैल्शियम कार्सिनोमा ब्रेस्ट, कार्सिनोमा प्रोस्टेट, दोनों में ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है। याद रखें ये भी एक MCQ है। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से कैल्शियम ज़्यादा यूज़ होता है। जब कैल्शियम ज़्यादा यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है, बोन फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम ज़्यादा यूज़ होता है। जब कैल्शियम ज़्यादा यूज़ होता है तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है।
ठीक है, अब हम इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि जो हाइपोकैल्सीमिया के क्या इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं बॉडी में। ठीक है, ठीक है, देखें जनरल एक बात कर रहा हूँ कि हाइपोकैल्सीमिया की वजह से न्यूरोमस्कुलर और कार्डियोवैस्कुलर जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, मस्कुलर और कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट्स, ये तब तक नहीं आते जब तक कैल्शियम 2.5 मिलीग्राम पर डीएल से कम ना हो जाए। इतनी जल्दी इफ़ेक्ट्स नहीं आते, यानी याद रखें, इतनी जल्दी न्यूरोमस्कुलर और कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट्स नहीं आते जब तक कि 2.5 मिलीग्राम पर डीएल से कम ना हो जाए। और ये सीरम कैल्शियम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सीरम कैल्शियम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं हाइपोकैल्सीमिया के। हाइपोकैल्सीमिया के क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले आप याद रखें कि पैरेस्थीसिया होती है किसकी, फेस की और एक्सट्रीमिटीज़ की। आपको मसल क्रैम्प्स मिल सकते हैं, जैसा कि हाइपर और या फिर हाइपो जो कैलीमिया या फिर सोडियम की वजह से जो आ रहे थे, वो उस तरह कैल्शियम की वजह से भी आ सकते हैं मसल क्रैम्प्स। इसी तरह कार्पोपिडल स्पाज्म, जिसको सीपीएस में बोलता हूँ, कार्पोपिडल स्पाज्म, उसमें हो सकता है पेशेंट का। स्ट्राइडर इसमें आ सकता है, स्ट्राइडर DER, ठीक है, स्ट्राइडर आ सकता है। इसी तरह फिर और क्या आ सकता है, टेटनी आपको मिल सकती है, सीजर्स मिल सकते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिया मिल सकता है। देखें, हाइपर रिफ्लेक्सिया के बारे में बात करूं, हाइपर रिफ्लेक्सिया जो है कि हाइपोकैल्सीमिया की वजह से हाइपर रिफ्लेक्सिया हो रहा है। यहाँ पे देख लो, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से एक्जिरेटेड हाइपर रिफ्लेक्सिया। एक MCQ में आपको बताता हूँ, और ठीक है, चले वो MCQ में एंड में बताऊँगा। उसके बाद हाइपर रिफ्लेक्सिया के अलावा पॉजिटिव चॉपस्टिक साइन, जिसको हम क्या बोलते हैं कि फेशियल नर्व को टेप करने से स्पाज्म हो जाता है, ये भी आपको देखने में मिलेगा हाइपोकैल्सीमिया में। अच्छा, पॉजिटिव ट्रोसिव साइन भी आपको मिलेगा कि अपर लिम्ब के जो नर्व्स हैं जो और वेसल्स हैं, इसमें देखो वेसल्स का भी इन्होंने जिक्र किया हुआ है। अपर लिम्ब के नर्व्स और वेसल्स पे अगर ब्लड प्रेशर का कफ से प्रेशर लग जाए ना, तो स्पाज्म हो जाता है, इसको ट्रोसिव साइन कहते हैं। इसी तरह डिक्रीज कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट मसल्स और हार्ट फेलियर भी हो सकता है हाइपोकैल्सीमिया के इफ़ेक्ट्स में। एक इफ़ेक्ट ये भी है, ठीक है ना। तो ECG चेंजेस देखते हैं कि इसमें हाइपोकैल्सीमिया में जो ECG चेंजेस हैं वो सबसे पहले देखें, इंक्रीज प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल। उसके बाद फिर QT से यहाँ से T से शुरू, जो T इंटरवल हो गया ना प्रोलॉन्ग, तो T वेव इन्वर्जन इसमें आपको नज़र आएगी। हार्ट ब्लॉक आपको नज़र आएगा। वेंट्रिकुलर फिफ्थ देखिए, हमने वेंट्रिकुलर फिफ्थ दूसरा कहाँ पढ़ा था, पोटेशियम में भी कहीं पढ़ा था। एक मिनट, ये देखें यहाँ पे ECG चेंजेस विथ हाइपरकैलीमिया में आपको वेंट्रिकुलर फिफ्थ नज़र आ रहा है। इसी तरह ECG चेंजेस विथ हाइपोकैलीमिया में भी आपको वेंट्रिकुलर फिफ्थ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हाइपोकैल्सीमिया में आपको नज़र आ रहा है वेंट्रिकुलर फिबिया। इस वक्त हम हाइपोकैल्सीमिया ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह फिर आगे याद रखें, मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम हाइपोमैग्नीसीमिया जो होती है ना, हाइपोमैग्नीसीमिया ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो नर्वस सिस्टम पे इसके डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैग्नीशियम के नर्वस सिस्टम पे इसके डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और दूसरी बात कि नर्वस सिस्टम के पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और दूसरा ये है, किस लिए इम्पोर्टेंट है हाइपोमैग्नीसीमिया, कि ये जो है ये कैल्सीमिया भी कराता है और हाइपोकैलीमिया भी कराता है। हाइपोकैल्सीमिया भी कराता है और कैलीमिया भी कराता है। याद रखें, अगर हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोकैलीमिया को एग्जिस्ट करें किसके साथ, हाइपोमैग्नीसीमिया के साथ, तो पता है क्या होता है, करेक्ट हाइपोमैग्नीसीमिया एज सून एज पॉसिबल। आपने करेक्ट करना है पहले हाइपोमैग्नीसीमिया। अच्छा, उसके बाद अदरवाइज़ क्या होता है, पोटेशियम और जो कैल्शियम है कैट गेन है होम्योस्टेसिस। अगर आप हाइपोमैग्नीसीमिया को करेक्ट नहीं करेंगे तो पोटेशियम और कैल्शियम को भी आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये हाइपोमैग्नीसीमिया इसलिए इम्पोर्टेंट है।
ठीक है ना। ये देखिए हमने उसमें भी पढ़ा था, हाइपोकेलीमिया में भी पढ़ा था कि अगर डिक्रीज मैग्नीशियम हो तो क्या होती है, इंक्रीज ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम हो जाती है। तो अगर आप ऐसे में पोटेशियम देते रहोगे एक तरफ से, तो एक तरफ से आएगा और दूसरी तरफ जाता रहेगा, उसकी होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होगी तब तक जब तक कि आप मैग्नीशियम की होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पाते। तो यही हाल पोटेशियम का और कैल्शियम का दोनों का सेम है। तो पोटेशियम और मैग्नीशियम अगर को एग्जिस्ट करें हाइपोमैग्नीसीमिया के साथ, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोकेलीमिया को एग्जिस्ट करे हाइपोमैग्नीसीमिया के साथ, तो आपने क्या करना है, मैग्नीशियम को करेक्ट करना है। ठीक है। तो इसके अलावा देखें ईसीजी चेंजेस में आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास ईसीजी चेंज, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो गया, टी वेव इन्वर्जन हो गया, हार्ट ब्लॉक हो गया, वी फेप हो गया। ठीक है। ठीक है। तो ये देखें कैल्शियम के साथ हम लोग सीरम कंसंट्रेशन देखें, टेटनी, सीजर्स, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, ट्रोसिव साइन पॉजिटिव, चोस्टिक साइन पॉजिटिव, ट्विचिंग वगैरह भी आपको कैल्शियम की कमी के साथ आ सकती है। ज़्यादती हमने नहीं पढ़ी है। ठीक है।